नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बताएंगे अधिकार। बैंक, किसी भी बैंक और एनबीएफसी से आपने लोन ले लिया है और लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो क्या आपके अधिकार को खत्म हो जाता है? तो आपका अधिकार नहीं खत्म हो जाता है। चाहे आप 5,000 का लोन ले, चाहे 5 लाख का ले, चाहे 5 करोड़ का ले, तो कोई भी कितना भी ईएमआई डिफॉल्ट होती है, कितने भी बड़े अमाउंट का होता है, फिर भी आपके राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो नहीं समाप्त हो जाते हैं। आपका जो अधिकार है वो नहीं समाप्त होता है। मैं बार बार कहता हूं, यदि आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे दे दें, अगर नहीं है तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। कोई आपका कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। नहीं है तो नहीं है। तो अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो। अगर मैंने कई बार बता रखा है कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अगर आपने किसी बैंक और एनबीएफसी से लोन लिया और उसकी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आप कोई क्राइम नहीं कर दिए हैं या फिर आपने कोई गलत काम नहीं कर दिया कि आपको सजा हो जाएगी। ये कोई अपराधी नहीं है कि आपने अपराध कर दिए। फिर भी ये जो रिकवरी एजेंट जो घूमते रहते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, जो गलत तरीके से फर्जी हैं, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, न होम विजिट लेटर होता है, न डीआरए का लाइसेंस होता है, किसी भी प्रकार का कोई नहीं होता, वो फर्जी रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं। आपके घर पे जाकर के आपके मान सम्मान को खराब कर रहे हैं। तो ऐसा क्या उनको राइट्स है? क्या उनके पास ये अधिकार है? ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है कि आप किसी की भी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब कर सकते हैं? यहां तक कि रिकवरी एजेंट ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। रिकवरी एजेंट ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते कि वो ऊंची आवाज में आपसे बात भी करें। लेकिन वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं। घर पे आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिना, जो कि होम विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं तो आप डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने। आपको करना क्या है? आपको सीधा 112 नंबर पे पुलिस को फोन करिए। पुलिस आएगी। अगर पुलिस आती है, आपका सपोर्ट नहीं करती है, कहती नहीं लोन की ईएमआई आपने डिफॉल्ट किया है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर ऐसा कुछ कहती है तो ठीक है, उसको कहीं ये मैटर तो अलग है। इनको किसने राइट्स दे दिया, किसने इनको अधिकार दे दिया कि हमारे घर पे आके हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करेंगे? अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हनन करते हैं तो ये तो गलत है, गलत तरीका है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रिकवरी एजेंट का उनका काम जो है वो करे, वो किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर पुलिस भी ये नहीं सुनती है या पुलिस भी नहीं एफआईआर दर्ज करती है इनके खिलाफ, तो आप इनकी पुलिस की भी कंप्लेन एसएसपी को, पुलिस अधीक्षक एसपी साहब के यहाँ जाकर के इनकी कंप्लेन करिए कि ये मैंने लोन लिया, ईएमआई का डिफॉल्ट हुआ है। तो ईएमआई का डिफॉल्ट हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारे घर पे आकर के गाली गलौज करेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो तुरंत पुलिस को फोन करिए। अगर पुलिस भी आपका सपोर्ट नहीं करती है, एफआईआर नहीं दर्ज लिखती है, तो तुरंत एसपी के पास जाइए या फिर डायरेक्ट एसपी साहब फोन लगाइए, बताइए अपनी बातों को कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और थाने पे किसी भी तरह के, अगर ये नहीं लेते हैं आपके एप्लीकेशन को, थाने पे गए, आपके एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र को नहीं ले रहा है तो क्या करिए? कुछ करने की जरूरत नहीं है। डाक से स्पीड पोस्ट करिए, अपने एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट करिए थाने के नाम पे। आप थाने का, तो जब थाने पे आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो रिसीविंग आपकी हो जाती है कि आपने प्रार्थना पत्र थाने पे दिया, और डाक से स्पीड पोस्ट करने पे उनको रिसीव करना पड़ेगा, थाने पे रिसीव करना पड़ेगा, फिर उसकी जांच होगी। तो थाने पे अगर नहीं लेते हैं आपके प्रार्थना पत्र को, आपको स्पीड पोस्ट करना है, और उसके बाद अगर ये रिकवरी एजेंट ऐसे हैं, आते हैं, तो सीधा उनसे पूछिए डीआरए का लाइसेंस है? तो आप रिकवरी करने आए हो, रिकवरी का सर्टिफिकेट है? रिकवरी करने का सर्टिफिकेट होता है, डीआरए का लाइसेंस होता है। डीआरए का लाइसेंस मिलता कैसे है? अगर आपने, इसकी ट्रेनिंग होती है, 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है। हाई स्कूल तक पास है तो 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद बीए तक है तो आपको 50 घंटे ट्रेनिंग के बाद आपके एग्जाम लिए जाते हैं, एग्जाम में पास किया जाता है, उसके बाद आपको डीआरए का लाइसेंस मिलता है कि आप रिकवरी कर सकते हैं। बिना रिकवरी डीआरए का लाइसेंस के आपको रिकवरी नहीं करना है, रिकवरी नहीं कर सकते हैं। इसका भी लाइसेंस बनता है, इसका सर्टिफिकेट होता है। अगर इनके पास ऐसा नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, होम विजिट लेटर नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको इनसे बात तक नहीं करनी है। और ज्यादा दिक्कत हो, परेशानी हो, तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए। और कभी भी हमारे बहुत से क्लाइंट हैं, उनके पास फोन आता है। फोन क्या आएगा? मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बोल रहा हूं,
क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर का काम यही रह गया है कि अब आपकी लोन की ईएमआई को आपसे रिकवर कराएं। रिकवरी एजेंट बन गए हैं तो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बनते हैं, थाने के इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके बाद आपको एडवोकेट बन के बात करेंगे कि मैं 30,000 कोर्ट से एडवोकेट बोल रहा हूं, मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट बोल रहा हूं, या कभी कभी तो जज भी बन जाते हैं। एक ही टेबल पे बैठ करके सब काम होती है। आपको पुलिस बन के फोन करेंगे, आपको कहेंगे वकील साहब का फोन आएगा, वकील साहब ने आपके नाम पे एफआईआर दर्ज कराई है, तो ये वकील साहब का नंबर है, आप इनसे बात करिए। फिर वही रिकवरी एजेंट बैठा रहेगा बगल में, उसी का नंबर दे देगा और वो वहां पे वकील बन के बैठा है, वो अब अपनी कहानी बताने लगेगा। तो जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो अपने राइट्स नहीं जा रहे हैं, इनके गलत तरीकों में फंस जा रहे हैं, वो डर जाते हैं कि पुलिस का फोन है, कि किसी वकील का फोन है, एफआईआर हो गया है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ईएमआई की डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है। क्राइम नहीं तो क्या पुलिस एफआईआर की, एक चीज नोट कर लीजिए आप कहीं पे, कभी भी ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है। आपके थाने में, चौकी में, किसी भी जगह पे आपकी ईएमआई का डिफॉल्ट होने में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। किसी भी प्रकार का कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है। आपको 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला, ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है। किसी भी थाने में, चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती ईएमआई के डिफॉल्ट होने के केस में, कि आपने ईएमआई का डिफॉल्ट हुआ है, आपको केस हो जाएगा। अगर उसके बाद भी रिकवरी एजेंट ज्यादा परेशान करते हैं तो 499 और 500 में आप सीधा कोर्ट में इनके ऊपर केस कर सकते हैं, इनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जब रिकवरी एजेंट से जान जाएंगे कि इनसे आगे अब बढ़ जाते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है, नोटिस पे आते हैं। रिकवरी करके देख लिया, उसके बाद रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस मतलब आपको कानूनी रूप से धमकी देते हैं। डिमांड नोटिस, उसके बाद एक होता है सोल बार्बिटेटर। सोल बार्बिटेटर की नोटिस भेजते हैं। सोल बार्बिटेटर मतलब कि ये होते कौन है? सोल बार्बिटेटर होते हैं रिटायर्ड जज या फिर सीनियर अधिवक्ता या गजेटेड ऑफिसर। ये सोल बार्बिटेटर होते हैं। इसमें क्या होता है, बैंक सोल बार्बिटेटर जो होता है, आपका आर्बिट्रेशन एक्ट जो है, आर्बिट्रेशन एक्ट में आपके राइट्स को नहीं खत्म किया है, लेकिन ये करते क्या है, अगर आपको अपने अधिकार नहीं मालूम है, सोल आर्बिट्रेटर आप हैं मुंबई के, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होगी दिल्ली में, तो दिल्ली में होगी, तो इतनी दूर होती है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कभी भी सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है तो सीधा एक लेटर इशू करिए। जहां दिक्कत समस्या आएगी तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, मैं आपको लेटर बना के बता दूंगा कैसे लिखना है, क्या करना है। सीधा एक लेटर इशू करिए कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे गृह जनपद में होना चाहिए, हमारे गृह जनपद में होना चाहिए। और ये जो आपने नियुक्त किए हैं आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर जिसको नियुक्त किए हैं, तो उनके बारे में पूछिए कि आपने कितने आज तक अवार्ड पास किए, कितने लोन के जो लोन लिए उनके अगेंस्ट में है, और कितना बैंक की तरफ है। तो ये चीज पूरी डिटेल आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अपने गृह जनपद में कराएं। और आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर आप भी नियुक्त कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में आर्बिट्रेटर उनके होंगे, ये क्यों श्योर नहीं है कि उन्हीं के होंगे। आर्बिट्रेटर आप भी नियुक्त करेंगे। एक आर्बिट्रेटर आपका होगा, आपके आर्बिट्रेटर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके आर्बिट्रेटर को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, अदर स्टेट में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आता है तुरंत आप लेटर लिख करके उनको भेज दीजिए, या मेल पे आता है तो आप ईमेल पे भेज दीजिए कि ये आर्बिट्रेशन से मैं सहमत नहीं हूं, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे गृह जनपद में होना चाहिए। और कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप डायरेक्ट हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक हमारी नॉमिनल सी फीस होती है, पे करके हमारा क्लाइंट आईडी लेकर, उसके बाद आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, आगे का क्या प्रोसेस है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और जरूरत पड़ने पे आपको एडवोकेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसी भी दिक्कत होगी, समस्या होगी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कभी भी 138 चेक बाउंस का केस आता है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस आता है, रिकॉल नोटिस आता है, डिमांड नोटिस आता है, या आर्बिट्रेशन की नोटिस आता है, या सरफेसी एक्ट 13(2) की नोटिस आता है, 13(4) की नोटिस आता है, या सरफेसी एक्ट में डीएम साहब का नोटिस आता है, तो ऐसे कोई भी किसी प्रकार के नोटिस आता है तो आप हमसे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद आपकी क्या, हमारी नॉमिनल सी एक फीस होती है, पे करके आप क्लाइंट बन जाएंगे। उसके बाद आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपको हम गाइड करते जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर आपको सर्विस भी मिलेगी और आपको एडवोकेट भी प्रोवाइड करेंगे। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।